11th क्लास की कक्षा आज ले रहा हूँ हिंदी की, हिंदी कोर बी की। हिंदी कोर बी में जो पहला लेसन है वो है दो बैलों की कथा, प्रेमचंद द्वारा लिखित। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं मैं आप सबों के सामने रखना चाहूँगा। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आप मेरी बातों को सुनिए और अपने शब्दों में लिखिए, तब आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। कांजी हाउस में जो छूटे हुए जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, जो किसी घर से भागे हुए होते हैं या फिर जो किसी के फसल को खा जाते हैं, तो लोग पकड़कर उन जानवरों को कांजी हाउस में ले जाते हैं। कांजी हाउस में ले जाने के बाद जिसके पशु बिगड़ैल होते हैं, ख़राब होते हैं, भागे हुए होते हैं, बदमाश होते हैं, वो वहाँ पे उसको रखा जाता है, वहीं पे खिलाया जाता है। और जब मालिक अपने पशुओं को खोजने के लिए जाते हैं, कहीं नहीं मिलता है, तो कांजी हाउस में मिल जाता है। सुबह शाम कांजी हाउस के जो मालिक होते हैं, जिसके ऊपर जिम्मा रहता है, वो सुबह शाम उन पशुओं को गिनता है। कहीं कोई एक पशु भाग तो नहीं गया। अगर कोई एक पशु भाग जाने पर उसको शुल्क लेने पर, फीस लेने पर दिक्कत हो जाएगा। वो जुर्माना जो लगता है, जुर्माना नहीं ले पाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है, उसकी गिनती की जाती है। दूसरा प्रश्न है, बढ़िया सुनिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची, दरअसल होता यह है कि गया जो बैलों को अपने बहनोई के यहाँ से लेके आया है, वो उसे खाने के लिए बहुत बढ़िया खाना चारा नहीं देता है, रूखा सूखा चारा दे देता है। हीरा मोती के प्रति गया का व्यवहार बड़ा ही क्रूर होता है, गुस्सैल होता है, मारता पीटता भी है, ठीक से खाने में नहीं देता है और मारता भी है। उस घर में जो लड़की है, भैरव की लड़की, वो भी अपनी क्रूर विमाता के व्यवहार उसको याद आ जाती है। उसकी जो विमाता थी, सौतेली माता, क्रूर थी। सौतेली माता उसे ठीक से खाने नहीं देती थी, मारती पीटती, धमकाती थी। तो एक तरह से हीरा मोती के प्रति उसकी संवेदना जाग जाती है और वो हीरा मोती के प्रति उसका प्रेम जाग जाता है। जो स्थिति भैरव की लड़की के साथ उसकी क्रूर विमाता करती थी, वही हाल हीरा मोती का भी है। गया उन लोगों के साथ क्रूर व्यवहार करता है। तो दोनों की इस घर में एक जैसी स्थिति की वजह से उस छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ जाता है, दया के भाव आ जाते हैं, उसे बैल के प्रति प्रेम हो जाता है। यहाँ पे प्रेमचंद जी मानवीय प्रेम और पशु के प्रति प्रेम, पशुओं की संवेदना और मानव का जो संवेदना है, उसको एक करने का प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? गौर कीजिए, प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानी दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्यों को उभारा गया है। मैंने ऐसी बातें जो नैतिकता पूर्ण है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन बातों की जानकारी, इन बातों के बारे में लेखक इन जानवरों के माध्यम से हम तमाम मानव जाति को बताना चाह रहे हैं। जैसे मोती गया और उसके आदमियों को मजा चखाने की बात कहता है। मोती जो बैल है, तो हीरा कहता है समझाते हुए उसको कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना ठीक बात नहीं है, ये उनकी जाति का धर्म या गुण नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, हिंसा का जवाब हिंसा से देना ठीक बात नहीं है। और ये कहते हैं हम लोग बैल हैं और बैलों का ये काम नहीं हो सकता है। दूसरे, मोती जब गया को उठाकर फेंक कर मार देने की बात कहता है। मोती जो बैल है वो थोड़ा गुस्सैल मिजाज का है, तो हीरा उसे ऐसा करने से मना करता है कि उसके मारे जाने से उसकी बालिका अनाथ हो जाएगी। कितनी बड़ी मानवीय संवेदना है। शत्रु भी है, पर शत्रु के साथ शत्रुता नहीं दिखा रहा, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसको मार देते हैं तो उसकी बेटी अनाथ हो जाएगी। ये सिखाना चाह रही है, बताना चाह रहे हैं लेखक इन जानवरों के माध्यम से। जब मोती बालिका की सौतेली माँ को मार देने की बात करता है, तब
हीरा उसे यह कहकर रोक देता है कि बैलों को औरत जात पर सींग चलाना मना है। कितनी बड़ी सोच है। आज तो मर्द जाति के लोग स्त्रियों को मारते हैं, यहाँ तक कि गर्भ हत्या करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और ये बैल बताता है कि हम बैल हैं और हम बैलों का ये काम नहीं है कि हम औरतों पर जुल्म करें, औरतों पर हाथ उठाएं, औरतों के साथ हिंसा करें। यह एक सीख है। इतना ही नहीं, वे व्यवहारिक भी हैं। अपने से बलिष्ठ डील डॉल वाले सांड से भी अकेले अकेले न भिड़कर अपने नीति निपुणता का परिचय देते हैं। एक बार ऐसा होता है कि रास्ते में इसको सांड मिल जाते हैं, बड़ा मुस्तैद सांड, बड़ा मजबूत सांड। ये दोनों मिल करके उन सांड से मुकाबला करते हैं, उसको हरा देते हैं। इसलिए वे दोनों मिलकर सांड को पछाड़ते हैं। परस्पर भाईचारा का संदेश देता है, बताता है मिलकर चलना, 1 और 1 11 होता है, मिलकर रहेंगे शक्ति बढ़ेगी। ये सीख यहाँ पे देने का कोशिश कर रहे हैं लेखक। परस्पर भाईचारे का संदेश, असहाय और निर्बलों की सहायता करना, ये सब बातें लेखक बताना चाह रहे हैं हम लोग। नीति विषयक बातें ये हैं। वे दोनों संवेदनाओं के धनी हैं। मुसीबत के मानव की सहायता करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, भले ही उन्हें स्वयं कितना ही कष्ट उठाना ना पड़े। ये भी मानवता की बातें हैं। अगर सामने वाला कष्ट में है, परेशानी में है, तो हमें चाहिए कि हम खुद परेशान होकर के उसकी परेशानी को दूर करें। ये मानवता है। ये मानवता का सीख इन जानवरों के माध्यम से हम लोग को बता रहे हैं प्रेमचंद। गांधी हाउस में बंदी बनाए गए सभी जानवरों को आज़ाद करने के लिए वे अपनी जान की परवाह किए बिना असफल प्रयास करते हैं। और गधों की जान बचाने के लिए मोती ने उन्हें वहाँ से जबरदस्ती खदेड़ दिया। दड़ियल कसाई को वे एक ही जगह पहचान गए, ये कौन जुल्मी है। उसके साथ चलते चलते परिचित मार्ग पार कर वे स्वयं को संभाल लेते हैं। वे भगवान में भी विश्वास रखते हैं। आड़े वक्त में भगवान सहारा देता है, इस बात पर उनका दृढ़ विश्वास था। लेखक यही बताना चाहते हैं कि मनुष्यों को नास्तिक नहीं होना चाहिए, ईश्वर है, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जब हम संकट में होते हैं तो बस एक परमपिता परमेश्वर है, वही संकट से उबारते हैं। अंत में वे अपने स्वामी भक्त से अपने निष्ठुर मालकिन का भी दिल जीत लेते हैं। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो खराब से खराब व्यक्ति भी हो, अच्छा हो सकता है। यह सीख मिलती है मुझे इस चैप्टर से। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी 2 बैलों की कथा में गधे को मूर्ख कहा है। इसका मुख्य कारण उसके स्वभाव की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें मूर्ख या बेवकूफ़ सिद्ध करती है। इसीलिए हम लोग किसी मूर्ख व्यक्ति को गधा कह के इंगित करते हैं, क्योंकि वो मूर्ख है। परंतु वास्तव में वे मूर्ख नहीं बल्कि किसी सिद्ध योगी के समान है, जो सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण के प्रभाव से मुक्त है। इस व्यक्ति को न सुख की चिंता, न दुख की चिंता है, न लाभ की चिंता, न हानि की चिंता है, न जन्म की चिंता है, न मरण की चिंता है। ये बात तो संतों में होती है, साधुओं में होती है। इसलिए प्रेमचंद जी ने इसे मूर्ख न कहा के साधु कहा है। वे घोर स्वार्थी दुनिया के व्यवहार पर सदैव दुख व्यक्त करते नजर आते हैं। इनके इस भोलेपन या नादानी भरे व्यवहार पर प्रेमचंद जी उसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भारतीय से नहीं की है, किसी भारतीय से की है। अपने गधे जैसे व्यवहार के कारण ही भारतवासी गधे की भांति अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली परिस्थितियों में भी जी लेते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं, आपको सामने वाला मूर्ख बना रहा होता है और आप मूर्ख बन रहे होते हैं। वजह ये होता है, आप नहीं चाहते कि लड़ाई हो, आप नहीं चाहते हैं कि परेशानियां हो। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति भोले व्यक्ति को मूर्ख समझ लेता है, गधा समझ लेता है। इसलिए प्रेमचंद जी गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग न करके उन्हें ऋषि मुनि मानते हैं। वास्तव में जो सहनशील होगा, संयमी होगा, वो मूर्ख नहीं हो सकता है। ये प्रेमचंद जी की कलम की धार है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? आप कहानी पढ़ेंगे तो आपके आंखों से अश्क भी बह निकलेंगे। ये 2 हीरा मोती, जो 2 बैल हैं,
कमाल की मित्रता इनकी, कमाल की दोस्ती है। प्रेमचंद जी कृत दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी हुई दो बैलों की कथा हीरा मोती नामक बैलों की अटूट दोस्ती की कहानी है। इन दोनों में बहुत दोस्ती है, बहुत प्रेम है। उन दोनों की अटूट दोस्ती ही इस कहानी का मुख्य आधार है। कहानी में उनकी अटूट दोस्ती के बारे में कई सारे प्रमाण बिखरे पड़े हैं, दिखाई पड़ते हैं जब आप पढ़ेंगे तब। उनमें कुछ घटनाएं उनकी इस अटूट दोस्ती के बंधन को स्पष्ट करती है। वैसे ही कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। हीरा मोती अवसर मिलने पर एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे। एक जानवर जब दूसरे जानवर को चाटता है, इसका मतलब है वो उसका प्रेम कर रहा है, सम्मान कर रहा है। वे एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति जानते थे। अत्यधिक प्रेम को वे कभी कभी आपस में सींग मिला करके भी प्रकट कर लेते थे, सींग लड़ा करके भी प्रेम अपना प्रदर्शित करते थे। हल या गाड़ी में जूते होने पर अपनी गर्दनों को ऐसे झटकते कि मानो वजन दूसरे पर ना पड़े। देखिए कितनी बड़ी बात है। जब हल या बैल में ये जुताते थे तो अपने गर्दन पे खुद भार लेते थे ताकि दूसरे को भार न लगे। ये दोस्ती की मिसाल है। चारा चरने के समय दोनों एक साथ अनाज में मुंह डालते और एक साथ निकालते। गया जब उन्हें अपने साथ ले जा रहा था तो एक मत होकर उसे परेशान करने के लिए दाएं बाएं भाग जाते थे, दोनों परेशान करने के लिए, क्योंकि उसका मन नहीं था जाना। गया के घर पहुंचकर भूखे होने पर भी दोनों में से किसी ने चारे को सूंघा तक नहीं। भूखा हुआ है, एक मित्र नहीं खाया, दूसरा भी नहीं खाया। रात को गांव के सो जाने पर मिलकर वहां से भाग निकले। हीरा थोड़ा सहनशील व धैर्यवान था, परंतु मोती कुछ अड़ियल किस्म का था। फिर भी दोनों में घनिष्ठता थी, मित्रता थी, अटूट मित्रता थी। खेत में हल चलाते वक्त जब गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोदी क्रोधवश आकर गया को मजा चखाने के लिए उसका हल, जुआट, रस्सी सब कुछ लेकर भागा। अपनी ओर गया और उसके साथियों का आता देखकर मोती उन्हें मारने दौड़ा। वह हीरा के ऊपर किए गए अत्याचार से दुखी हो उठा था। ये दोस्ती का मिसाल ही है। हीरा और मोती विपरीत स्वभाव के होते हुए भी एक मत होकर के भी काम करते। दोनों का मूड अलग अलग था, फिर भी एक मत होकर काम करते थे। ये दोस्ती है। वे दोनों गया के घर से इकट्ठा भाग निकले, एक साथ भागे। रास्ते में सांड से भिड़ंत होने पर दोनों ने मिलकर सांड को मारा। ये भी मित्रता का उदाहरण है। हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद हीरा जब दीवार गिराने में असफल रहा तो मोती ने उसे गिरा दिया। एक साथ मिलकर काम करने की बात है और दोस्ती ऐसा करते हैं। हीरा मोती को बार बार वहां से भाग जाने को कहता रहा क्योंकि रस्सी से बंधा होने के कारण वह लाचार था, परंतु मोती हीरा को संकट में अकेला छोड़कर भाग जाने को कतई तैयार ना हुआ। एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़कर कैसे भाग सकता है? मित्रता है, गहरी दोस्ती है। बधिक उन्हें अपने साथ ले जाने लगा तो परिचित मार्ग पर आते ही दोनों अपने घर की ओर दौड़े। जब उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा था, जैसे उनको मालूम चला ये रास्ता तो हमारे गांव का है, हमारे घर का है, दोनों एक साथ भागे। मोती ने अंत में उस दड़ियल कसाई को गांव से खदेड़ दिया तो हीरा को चिंता हुई कि कहीं मोती उसे जान से न मार दे। ये भी मित्रता की निशानी है। जब हीरा ने देखा कि मोती ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है तो उसकी जान में जान आई, ठंडक मिली उसे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कहानी पूरी तरह से इसके मुख्य पात्र हीरा और मोती है और हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। यह प्रदर्शित करता है ये कहानी का ये प्रसंग। इसके बाद के प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? यह इस चैप्टर का एक प्रसंग है। हीरा मोती के बीच में बात हुई। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है? बहुत बड़ी बात है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हीरा बैल के माध्यम से अपने इस कथन के द्वारा समाज में स्त्री की हीन स्थिति की ओर संकेत किया है। औरतों की स्थिति दयनीय होती है, वो बेचारी पहले से परेशान होती है, उसको नहीं मारा जाता। उस समय में स्त्री जाति शैक्षिक आर्थिक रूप से अत्यंत कमज़ोर होती थी। घर परिवार में भी स्त्री को अनेक अत्याचार सहन करने पड़ते थे।
उदाहरण के लिए बालिका की स्थिति को ले लें। माँ के मृत्यु के बाद उसे उसकी सौतेली माँ रोज बुरी तरह से पीटती थी। बालिका का पिता भी अपनी बालिका की कोई परवाह न करता था। स्त्री की परेशानी को दिखाया जा रहा है इसमें। इसी तरह समाज में अन्य स्त्रियां भी पारिवारिक सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होती रहती है। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होती रहती है। आप अगर लड़की हैं, छात्रा है, तो आपको यह समझ में आता हो। और भेदभाव को सहन करना उनकी व्यवस्था होती थी। आज भी कमोबेश देखा जाए तो स्त्रियां उतनी स्वतंत्र नहीं है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। आज भी बहुत सारी परंपराओं की वो गुलाम है। इन सब बातों को देखकर ये जो युक्ति यहाँ पे लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति जो विडंबना, सामाजिक विडंबना यहाँ पे दर्शाया है, सही है, बहुत बेहतरीन है। अब इसके बाद और 3 प्रश्न हैं अगली क्लास में। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेरे इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से बार बार दोहरा कर सुनिए। मैंने प्रयास किया है अधिक से अधिक बातें आप तक पहुंचाऊं, उसमें से छांट कर कुछ बेहतरीन बातें आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें। उत्तर लिखते वक्त मेरे यह लेक्चर आपको याद आ जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। चलिए, आपकी परीक्षाएं बहुत बेहतर तरीके से गुजरे, बढ़िया से गुजरे, बढ़िया से आप लिखें। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।